डियर स्टूडेंट, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया है, यानी भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कंप्लीट आपके हो चुके हैं। यही इतिहास को जानने के स्रोतों में सिंधु घाटी सभ्यता यानी उत्खनन के दौरान जो हमें अवशेष मिलते हैं, खुदाई के दौरान जो अवशेष मिलते हैं, उनसे हम इतिहास का किस प्रकार अंकन करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं 1856 में। 1856 में लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, अब रेलवे लाइन के लिए चाहिए आपको कंक्रीट चाहिए, या उसमें जो अन्य जो मिट्टी वगैरह है वो डालने के लिए, तो वहाँ से पास से एक टीला था। ठीक है, उस टीले से वो कंक्रीट और वो लाने लगे। अब उन लोगों को थोड़ी पता था कि यहाँ पर तो हजारों वर्ष पहले एक नगर बसा हुआ था, एक सभ्यता थी। उन्हें नहीं पता था इस बात का, है ना। इसलिए वो खुदाई बाद में उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि ये जो कंक्रीट है, ये जो पत्थर है, ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, है ना। तो इसने इस बात का जो सूचना है वो सरकार को सौंपी। भाई कब सौंपी? 1856 में बर्टन बंधुओं ने इस पर फिर विचार किया कि ये जो है, इस पर विचार किया। तो 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। 1861 में कनिधम के नेतृत्व में कनिधम ने क्या किया? कनिधम ने निर्देश ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, अंडरलाइन कर लो इसको किताब में, कि ये भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब और किन के नेतृत्व में? तो कनिधम के नेतृत्व में भारतीय पुरातात्विक विभाग का मतलब है जो भी पुराने अवशेष हैं उन अवशेषों की जांच करना या उनका निरीक्षण करना, इन सब का कार्य करना क्या है? पुरातात्विक जो विभाग है, सर्वेक्षण जो है, वो सर्वेक्षण का मतलब है वो जांच करेगा, वहाँ से खोज निकालेगा वो कि ये जो कार्य है ये क्या है, ये जो पूर्व समय के जो उत्पत्ति के जो स्रोत हैं या भारतीय इतिहास को जानने में इनका जो योगदान है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये पुरातात्विक विभाग ने ये किया सर्वेक्षण की। 1904 में जॉन मार्शल ने इस विभाग का निदेशक बना दिया गया, है ना। 1904 में इसका क्या बना दिया गया? निदेशक बना दिया गया। इसके बाद 1904-22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम प्रारंभ किया, है ना। जांच कार्य करने के बाद में राखलदास ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम प्रारंभ किया। और मोहनजोदड़ो जो था, इसका मोहनजोदड़ो इसका पहला नगर था जो खुदाई के दौरान हमें जो अवशेष मिले थे ना, तो पहला नगर कौन सा था? इसका मोहनजोदड़ो था। इसलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई या पहला नगर मिला, इसका इस घाटी का नाम क्या रख दिया गया? मोहनजोदड़ो सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा की खुदाई हुई, पहला नगर इसका हड़प्पा था, तो हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। अब उस दौरान एक नदी बहती थी, है ना, उस दौरान एक नदी बहती थी सिंधु, है ना, सिंधु नदी। तो ये जितने भी अवशेष हमें मिले हैं वो सिंधु नदी के दोनों तरफ मिले हैं, है ना। सिंधु नदी जो बहती थी इसके दोनों तरफ ये अवशेष मिले हैं, है ना। और इसके बाद यदि बात करें हम राजस्थान की, तो उस दौरान यहाँ एक सरस्वती नदी, वर्तमान में जो घग्गर नदी बहती है ना, घग्गर नदी हनुमानगढ़, ये जो नहर बनी हुई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पानी आपके क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं, उस नदी की पेटे के रूप में एक सरस्वती नदी बहती थी, जिसे दोस्तती भी कहते थे। उस सरस्वती नदी के भी आसपास का क्षेत्र है वो क्या था, या यूँ कहें आसपास के क्षेत्र में भी दोनों तरफ, सरस्वती नदी के भी दोनों तरफ नगर बसे हुए थे, नगरीय व्यवस्था संचालित थी। इसलिए सरस्वती या द्वुदशी नदी और सिंधु घाटी नदी, इसलिए इस सभ्यता का नाम है वो 2-3 चीज़ों से मिलकर बना। इसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, इसकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये पहले उत्खनन के दौरान मिले हुए प्रदेश थे। तो मोहनजोदड़ो हुआ तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गई, हड़प्पा के पास मिले तो हड़प्पा की सभ्यता हो गई। सिंधु नदी के इर्द गिर्द थे, इसलिए सिंधु नदी की सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। और सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता क्यों जोड़ा गया कि ये सिंधु नदी यानी पूरे जहाँ जहाँ उत्खनन दौरान हुआ तो वहाँ के क्षेत्र का नाम संचालित करना आवश्यक था, इसलिए उस दौरान इसको सिंधु घाटी सभ्यता
या वर्तमान में हम बात करें तो सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा, हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जानने का कारण तो ये सबसे पहले खुदाई का केंद्र था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विस्तार। विस्तार से तात्पर्य है ये कहां कहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र था या ये कहां कहां तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 इलाकों में इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें मिल रहे हैं वो विशेष कहाँ मिले हैं भाई? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, अब तक जो प्रदेश खोजे गए, आगे जो खोजे जाएंगे, खोज लिए जाएंगे तो उनका विस्तार और बढ़ जाएगा, लेकिन आज तक जो क्षेत्र हमें खोज चुके हैं, जिनका हम विश्लेषण कर चुके हैं कि ये उस दौरान के अवशेष हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, तो आज तक जो खोजे गए प्रदेश हैं उन प्रदेशों में हमने 917 प्रदेश या 917 जगह तो कहाँ खोजी हमने? भारत में। क्लियर? 481 जगह हमने खोजी है पाकिस्तान में और 2 जगह हमें कहाँ मिली है? अफगानिस्तान में। क्लियर? ये तो हो गए भारत में जो ये मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार के जो प्रदेश वर्तमान तक खोजे गए हैं, है ना। ये कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा भारत में इसका विस्तार है, फिर पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान जो इलाका है वो केवल 2 जगह अफगानिस्तान में हमें इसके अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान। अब इसका विस्तार देखते हैं। जैसे वर्तमान में हम हमारे क्षेत्र का विस्तार करें, उत्तर से दक्षिण तक ये कितना फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक ये कितना फैला हुआ है। तो देखो पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार जो था वो 1600 किलोमीटर था, है ना। पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार कितना था? 1600 किलोमीटर था। और उत्तर से दक्षिण तक इनका विस्तार 1400 किलोमीटर था। 1400 किलोमीटर तो ये उत्तर से दक्षिण तक था, और एक तरह से ये मान लो आप तो ये इसका विस्तार है ना, यहां उत्तर, ये दक्षिण, ये तो लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, और ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये लंबाई होगी 1600 किलोमीटर। इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि खुदाई के दौरान जो हमने आज तक जो इतने वो खुदाई के अवशेष प्राप्त किए, तो कहां कहां से कौन कौन से अवशेष मिले हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में इनकी हम खुदाई कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम बलूचिस्तान की, है ना। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, उसमें 2-3 जगह हैं, सुतकेंगडोर, सुतकाखो और बालाकोट। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कि बलूचिस्तान से हमें कौन कौन से स्थान खुदाई के दौरान, कौन कौन से अवशेष या कौन कौन से स्थान हमें मिले हैं। तो सुतकेंगडोर पे हमने खुदाई की है, सुतकाखो पे हमने की है, और बालाकोट पे हमने खुदाई की है। क्लियर? अब है दूसरा है सिंध प्रांत। सिंध में हमने मोहनजोदड़ो को खुदाई की, चन्हूदड़ो की खुदाई की, कोट दीजी की और जुदीज जोदड़ो की हमने खुदाई, यानी ये स्थान है। ठीक है, ये क्या है? स्थान है जहां से हमने खुदाई के अवशेष प्राप्त किए हैं। इसके बाद में हम पाकिस्तान की बात करें तो हड़प्पा नामक स्थान, गनेरीवाला, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये इनके स्थान है। कहाँ के? पाकिस्तान से हमें कौन किन किन स्थानों की खुदाई की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है पाकिस्तान में किन किन जगह की खुदाई से मिले हैं। तो पाकिस्तान में आपको मिलेंगे हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब में 2 जगह की, भारत का पंजाब जो है इसमें एक तो रोपड़ और एक सघोल, ये 2 जगह मिले हैं। हरियाणा हमारा पड़ोसी है, इसमें बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी, ये 3 जगह खुदाई की है। राजस्थान में 2 स्थान मिले हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के, है ना। हनुमानगढ़ जो हमारा जिला है ना, वहां है दोनों ही, कालीबंगा और पीलीबंगा पर हमें खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास नामक जगह पर हमें खुदाई के अवशेष, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास, खंबात की खाड़ी, और महाराष्ट्र में मिला है देमाबाद। ये प्रश्न आता है 2 नंबर का आपके परीक्षा में, एग्जाम में कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न आता है। और प्रश्न क्या आता है 2 नंबर का
कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो विस्तार में आपको बताना है, सबसे पहले तो हमने जो खुदाई के दौरान कितने प्रदेश मिले हैं, तो भारत में कितनी जगह मिली है, 917 जगह, पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में 2 जगह खोदे हमने। इसके बाद में इसका विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इस विस्तार के बाद की बात करें हम, तो ये किस किस जगह की हमने खुदाई की है, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें कौन कौन सी जगह के अवशेष हमें मिले हैं ये लिखना है। अब देखो सिंधु नदी जो है इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो सभ्यता है इस नदी के दोनों तरफ इर्द गिर्द बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो देखो सिंधु जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, सबसे पहली बात 1 नंबर का प्रश्न आता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। निकलने का मतलब होता है उद्गम स्थल, है ना। तो आप ये जो तिब्बत हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है ना, तिब्बत जो है उसके कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित स्थान का नाम है सेगेन खब्बब और सिंह मुख हिमनद से, जहां से हिमनद का मतलब है बर्फ जमी हुई है, वहां से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करने में भारत का जो एक राज्य है हमारे यहाँ हरियाणा, है ना, हरियाणा के 2-3 राज्यों में बहती है। तो देखो 2-3 राज्य कौन कौन से हरियाणा के, ये आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम में बहती हुई कुरुक्षेत्र हरियाणा का, जहां युद्ध हुआ था, घग्गर हाकड़ा होती हुई हरियाणा से सिरसा के राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है, जहां से ये नौहर भादरा, ये जो है ना हनुमानगढ़ का इलाका है, यहाँ से वर्तमान में नौर हुआ, भादरा हुआ, नौर भादरा से बाद में ये बीकानेर में चली जाती है, बीकानेर से जैसलमेर में चली जाती है, जैसलमेर में वैसे तो अब की बात करें तो इसका फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन यदि इसका और विस्तार, पहले का विस्तार देखिए हम ना, हमें तो अब का विस्तार, अब तो जो घग्गर नदी है उसका विस्तार है, ये सेम उसी रास्ते से गुजरती है ये। तो उस रास्ते से यदि आगे की ओर चलते हैं तो आपके ये जो ज़िले हैं जालोर है, सिरोही, इधर से होते हुए कच्छ के रण में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। और इसके आसपास का जो इलाका है, इन आसपास के इलाकों में हमें किसके अवशेष मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में जो नदी आई है सिंधु नदी, और राजस्थान में इसका नाम है सरस्वती या द्वस्ती नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी की जगह कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी, इसके पेटे पर ही बहती है। इस खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जिसका नाम सिंधु सरस्वती कालीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी जो इसकी स्थापत्य कला, है ना, भवन वगैरह कैसे हैं, स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। और सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन। स्थापत्य कला में किसकी बात करते हैं भाई, नगर नियोजन। नगर नियोजन की बात करें तो ये नगर है वो 2 रूपों में बसा हुआ था, है ना। नगर है वो कैसे रूपों में बसा हुआ था, 2 स्वरूप थे। एक तो था गड्डी, है ना, नगर नियोजन की बात करें तो एक तो था गड्डी जिसे कहते हैं ऊपरी भाग, नगर गड्डी क्या है, ऊपरी भाग। और दूसरा है समतल मैदान, समतल मैदान। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन या स्थापत्य कला है ये 2 भागों में विभाजित थी, या यूं कहें 2 भागों में बंटी हुई थी। एक था गड्डी, ऊपर का भाग, ऊपर उठा हुआ जो भाग था उसे गड्डी कहा जाता है। ये जो गड्डी है उसमें गढ़, इसी से बात में गढ़ बने, गड्डी से क्या बने, गढ़ बने, किले बने। यानी इसमें कौन रहेगा, गड्डी ऊंचे भाग पर, ऊंचे भाग पर कौन रहेगा भाई, राजा रहेंगे, पुरोहित रहेंगे, राजपुरोहित रहेंगे, शासन करने वाले रहेंगे, मंत्री रहेंगे, ये तो, और इनके मकान वगैरह हैं वो गढ़ के रूप में रहेंगे, यानी अच्छे मकान होंगे इनके पास। क्लियर। और दूसरा है समतल मैदान। तो समतल मैदान जो है उसमें रहेगी आम जनता, है ना, आम जनता। अब ये प्रश्न आता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने
वर्गों में विभाजित थी। इसका नगर नियोजन कितने वर्गों में विभाजित था? तो 2 में, एक गड्डी ऊपरी भाग और दूसरा समतल मैदान, 2 भागों में विभाजित थी, या ऊंचे चबूतरों पर यह बसी हुई थी और नीचे का समतल मैदान था। नगर के दूसरे को हम ये कह सकते हैं, इसके बाद में नगर नियोजन की बात करें हम तो पहली तो बसावट की बात कर लेते हैं। क्लियर? ये होगी बसावट। अब बसावट के बाद में यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति थी, मतलब इसको जोड़ने के लिए, इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? आवागमन का साधन किसके माध्यम से होगा भाई? सड़कों के माध्यम से होगा। आवागमन का माध्यम किसके माध्यम से होगा? सड़कों के माध्यम से होगा। तो सड़कें जो थी उस दौरान समकोण पर काटती थी। सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटती थी। जैसे एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, यानी जो निचला जो भाग था या समतल जो मैदान था, यहाँ की सड़कें किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। क्लियर? तो देखो इसमें ऊंचाई पर सड़कें समकोण पर काटती थी। 9 फीट से लेकर 34 फीट तक चौड़ी सड़कें होती थी। कम से कम तो 9 फीट की सड़क होती थी। जैसे वर्तमान जो माप है, 9 फीट का रास्ता निकाला जाता है ना, 9 फीट का निकाला जाता है। और बड़ी जो सड़क थी 34 फीट की होती थी, जिसे राष्ट्रीय, यानी बड़ी जो सड़क, जो बहुत चौड़ी जो सड़क थी, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जा सकता है। आज के टाइम में भी जो NH है, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो चौड़े होते हैं, 6 लेन होते हैं, है ना, या 4 लेन होते हैं। 6 लेन का मतलब है 3 लेन एक तरफ होती हैं और 3 लेन एक, 3 जाने वाले हैं और 3 आने वाले हैं, ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग उस दौरान बन चुके थे। 9 फीट से लेकर कितने फीट तक की सड़कें होती थी? 34 फीट तक की चौड़ी होती थी। संभवतः जो सड़कें गलियों में होती थी ना, वो कम से कम 2.2 मीटर की सड़कें होती थी, है ना, चौड़ाई में। इसके बाद अलावा यदि बात करें हम राजस्थान की, कि राजस्थान में जो सड़कें थी वो कैसी थी, है ना। राजस्थान की जो सभ्यता है वो कौन सी है? कालीबंगा और पीलीबंगा, है ना। राजस्थान की सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा और पीलीबंगा में जो सड़कें हमें मिली हैं, सड़कों के जो अवशेष मिले हैं, वो 1.8 मीटर कम से कम सड़क, है ना। कम से कम जो राजस्थान की कालीबंगा जो सभ्यता है ना, सबसे पहले तो बात करें कि सड़कें कितनी चौड़ी होती थी, तो सबसे पहली बात करें तो 9 मीटर की तो कम से कम होती थी, ठीक है। और इसके अलावा 34 मीटर तक की, 9 से 34 मीटर के मध्य की जो सड़कें हुआ करती थी, इनकी चौड़ाई 9 से 34 फीट की चौड़ाई होती थी। मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 9 से 34 फीट की चौड़ाई होती थी। भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान का जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा में हमें जो सड़कें मिली हैं वो देखो कितने चौड़ी मिली हैं। कालीबंगा में 1.8 मीटर, है ना, 1.8। इसके बाद में 3.6 मीटर, मतलब ये जो इनका माप, मेजरमेंट बिल्कुल आज के टाइम में जो आर्केस्ट बनाते हैं वैसे बने हुए थे। मीटर और 7.2 मीटर, ये सड़कों का आकार था भाई इस दौरान। जो कालीबंगा में हमें जो सड़कें मिली है ना, इनका आकार क्या था? 1.8 मीटर, 3.6 मीटर और 5.4 मीटर और 7.2 मीटर, यानी 18, 36, 54, 72। क्लियर? यानी इनका जो प्रभाव था वो बिल्कुल बराबर था। इसके बाद बात करें हम बड़ी, जो इस कालीबंगा की जो ये सड़कें हैं, इनमें इतनी चौड़ी थी। इसके बाद करें ईंटों की आकृति की, है ना। तो ईंटों की जो आकृति है वो हुआ करती थी 4:2:1, है ना। ईंट, यानी उस दौरान जो सड़कें बनाई जाती थी वो किसके माध्यम से बनती थी भाई? ईंटों के माध्यम से बनती थी। किनके माध्यम से बनती थी? ईंट। तो ईंट का जो, क्योंकि कोई भवन बनाना है, कोई गढ़ बनाना है, कोई सड़क बनाना है, ईंट तो चाहिए ना। तो ईंटों का जो आकार था वो था 4:2:1, है ना। इसका मतलब ये है कि ये यदि 4 फीट लंबी, है ना, मतलब 4 इंच लंबी बनाओ तो 2 इंच इसको ऐसा चौड़ा रखना है और 1 इंच उसकी मोटाई रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बनानी है ईंट, तो ईंटों का जो अनुपात था वो कैसा था? 4:2:1 था। जैसे मान लो उस दौरान जो मकान बने, उस दौरान जो सड़कें बनी, उसमें कैसा होता था? 7.5 जो इंच की तो
उनकी होती थी मोटाई 7.5 इंच की तो मोटाई होती थी, ठीक है। 7.5 को मतलब 4:1 पहला वाला अनुपात हुआ ना, 1 के फिर 2 करो तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 15, है ना। 15 इंच इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई, और 15 इंच चौड़ाई के बाद में उसकी लंबाई कितनी हो गई 30, समझ गए ना। यानी 4 अनुपात, यानी उसकी लंबाई 30 इंच, उसकी चौड़ाई कितने इंच 15 इंच, और इसकी ऊंचाई कितने इंच 7.5 इंच। जो गढ़ बने ना, गढ़, और गढ़ के भी बाद में जो उसके बुर्ज की जो दीवारें बनी, उनमें क्या किया गया, ईंटों का आकार और ज्यादा बढ़ा दिया गया। ईंटों का आकार जो था, यानी सामान्य तो जो ईंट होती थी वो 7.5 इंच 15 या 7.5 इंटू 15 इंटू 30 प्रकार की ईंट थी, यानी 4:2:1 हो गई ना। जबकि जो दुर्ग थी उसमें जो ईंटें लगाई गई थी वो 10 इंच, फिर 10 की डबल करो 20, 20 की डबल करो 40, यानी 40 इंच तो लंबी, 20 इंच चौड़ी और 10 इंच मोटी ईंटों का निर्माण उस दौरान स्थापत्य कला के रूप में किया जाता था। इसमें नालियों से निकासी की उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों के जो लोग, यहाँ के राजस्थान के जो लोग थे वो पक्की ईंट को पकाना जानते थे इतने पुराने समय में इनके पास। जबकि मिस्रवासी हमारे समकालीन सभ्यता है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, उनको अभी भी ईंट पकाने का पता नहीं था। वो केवल किनको पता था ईंट पकाने का, भारतीयों को पता था। इसमें इसके अलावा यदि बात करें बड़ी ईंटों की आकृति की, ये नालियों से निकासी की उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों में साधारणतः प्रत्येक घर में 3-4 कक्ष, स्नानागार, शौचालय, पाठशाला और कुआं होता था। मध्य में आंगन होता था। प्रत्येक घर में जल निकासी का उचित प्रबंध होता था। जल निकासी का उचित प्रबंध का मतलब है नालियां हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होती थी। ये था उस दौरान का, यानी एक जो मकान था उसमें कितने कक्ष होते थे, 3-4 कक्ष होते थे बड़े मकान में, ठीक है। 3-4 कक्ष के बाद में उसके पास में स्नानागार होता था। आज के हम तो आज ये मोदी सरकार है इतने वर्षों बाद ये कह रही है शौचालय बनवाओ, घर घर शौचालय बनवाओ, 12,000 रुपये हमें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है शौचालय बनवाने की। ये हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं आज से कितने वर्ष पूर्व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते थे। नालियाँ बिल्कुल स्वच्छ हुआ करती थी, गंदगी नहीं थी। नालियों में पंपिंग व्यवस्था का इस्तेमाल वो कर चुके थे, यानी हमसे सभ्य ज़्यादा थे वो। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे वो सभ्य लोग ज़्यादा थे। प्राचीन सभ्यता में जल निकासी की जितनी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, उतनी विश्व के किसी भी देश में आपको जल निकासी का मतलब है जो नालियां वगैरह हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का जो तरीका है, विश्व के किसी भी देश के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जबकि किसने परखी थी, सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना रखी थी। घरों में पानी की निकास में नालियां होती थी। नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी। बड़ी नालियां ढकी हुई थी। नालियों को जोड़कर उस पर प्लास्टर और जिप्सम का प्रयोग कर दिया जाता था ताकि नालियों में रिसाव नहीं हो। जिप्सम का प्रयोग करके उन नालियों को मजबूत बनाया जाता था। पहले बड़ी नालियां थी, बड़ी नालियों से छोटी नालियां बनाई जाती थी और उनका पानी क्या कर दिया जाता था बाहर। छोटी छोटी नालियां बड़ी नालियों से जोड़ दी जाती थी, बड़ी नालियों को ढक दिया जाता था। हमारे यहाँ तो आज भी बहुत सारी नहरें खुली पड़ी हैं जिसमें कोई लोग मरे, जानवर मरे, कुछ भी, कोई भी मर सकता, कोई बात नहीं है। लेकिन उस दौरान के जो लोग थे वो ढकी हुई यानी गंदे पानी की जो नालियाँ थी उनको भी ढक कर रखते थे ताकि कोई जानवर है उसके अंदर नहीं गिरे। जानवर गिरने के कारण अवरोध हो जाएगा और अवरोध के कारण पानी आगे नहीं जाएगा, इसलिए स्वच्छता का वो लोग विशेष ध्यान रखते थे। इसमें सड़कों में, नालियों में मैन होल, नदियों के बीच बीच में चेम्बर्स बना दिए जिनसे सफाई करके कूड़े कटकर को, आज के टाइम में जैसा किया जाता है ना वैसे कूड़े कटकट को समाप्त करने के लिए चेम्बर्स बना दिए जाते थे। वहाँ जब कोई कचरा इकट्ठा होता तो उसको निकाल कर बाहर निस्तारित कर दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उस सभ्यता की जो स्थापत्य कला है वो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुव्यवस्थित थी, क्योंकि उनका जो निर्माण है वो बड़ी सुव्यवस्थित संचालित ढंग से किया गया था। अब देखो इनमें दो चीज़ें और मिली हैं हमें। एक तो मिला है
विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण भवन है, जिसका आकार 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट है। 39 फीट, 23 फीट और 8 फीट इसकी ऊंचाई। स्नानागार, बड़ा स्नानागार, यानी बड़ा स्नानागार मिला है। इस स्नानागार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि उस दौरान जो परिवार था वो सामूहिक हुआ करते थे, है ना। सामूहिक परिवार के कारण ही इतने बड़े स्नानागार चाहिए। बहुत सारे स्नान, जैसे मान लो कोई स्कूल है, और वर्तमान समय की बात करें हम, तो स्कूलों में हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्नानागार बने हुए हैं ना, बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं। उसी दौरान उनका भी या तो वो कोई सार्वजनिक स्थल रहा होगा, है ना, कोई धर्मशाला रही होगी, किसी कोई शादी वगैरह कोई समारोह वगैरह होता था तो उस दौरान वो वहाँ जाते होंगे। या तो ये अनुमान लगा सकते हैं हम, या दूसरा अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि सामूहिक परिवार होते थे, समाज बड़ा बड़ा फैला हुआ था, और बड़े बड़े वर्गों के कारण होने के कारण क्या होता था कि लोग आराम से स्नान वगैरह कर सकते थे, तो स्वच्छता का वो विशेष ध्यान रखते थे। स्नानागार के बाद में एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब है अन्न इकट्ठा करने, यानी आज से पहले भी वो अन्न को इकट्ठा करके रखने की जानते थे। और जो अन्नागार मिला है, स्नानागार तो कुछ जमीन से नीचे मिला है, लेकिन अन्नागार एक गड्डी पर मिला है। गड्डी का मतलब है जमीन का ऊपरी हिस्सा, यानी ऊंचा उठाकर बनाया गया है, जिसे आज बोलते हैं ना थड़ी, पेडी, थड़ी को थोड़ा ऊंचा दिया गया है। और ये अन्नागार जो मिला हमें, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है। 45.71 गुणा 15.23 मीटर का है, जो 2 खंडों में विभाजित है। अन्नागार का क्षेत्रफल 55.43 मीटर, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। क्लियर, ये है अन्नागार। तो स्नानागार मिला है हमें। स्नानागार से हम ये आकलन कर सकते हैं कि लोग सामूहिक परिवार के रूप में रहते होंगे। और अन्नागार का मतलब है ये रोग भविष्य की इनको चिंताएं थी, इसलिए भविष्य की चिंताओं के कारण ये भविष्य को बचाए रखने के लिए भविष्य में भी ये कार्य करें, भविष्य में इनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं, इसलिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या करते थे, अन्नागार का प्रयोग किया है। इसके अलावा एक डाकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा, है ना। गोदीवाड़ा का मतलब है जहाँ पर जहाज आकर ठहरते थे, आज के टाइम का जो बंदरगाह है, और बंदरगाह के पास में एक डाकयार्ड मिला है। डाकयार्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर जहाज वगैरह कोई खराब हो जाती थी, तो उस खराब जहाज को सुधारने के लिए उस टाइम का जो कारखाना है वो वहाँ पर हमें मिला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब डाकयार्ड मिला है तो इनका व्यापार कहाँ से रहा होगा, समुद्री मार्ग से रहा होगा, ऐसा हम आकलन करते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से जाते थे भाई, कल हम पढ़ रहे थे नाविक शक्ति के माध्यम से जाते थे। तो नाविक शक्ति के माध्यम से जब जाते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि नाविक शक्ति यदि नाव खराब भी हो जाए तो उसके लिए नाव बनाने का काम करती थी, और उसमें रिपेयर करने का काम जो डाकयार्ड हमें जो मिला है, उस डाकयार्ड में, आज का जो डाकयार्ड है उससे भी कहीं बड़ा हमें एक डाकयार्ड मिला है, जिसे हम कहते हैं गोदीवाड़ा। तो देखो, लोथल से पक्की ईंटों का ढांचा मिला, जिसे पुरातात्विक एन.एच. राव ने गोदीवाड़ा डाकयार्ड का नाम दिया है। और ये वर्तमान में जो वर्तमान डाकयार्ड विशाखापत्तनम में बनने डाकयार्ड से भी बड़ा डाकयार्ड था। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान इनकी कैसी थी, स्थापत्य कला हम इसकी पढ़ चुके हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले हमने नगर नियोजन पढ़ा। नगर नियोजन ये कैसे बने हुए थे, इनका आकार कैसा था, और उसके बाद नगर नियोजन के बाद में हमने इनकी पढ़ी नालियों की व्यवस्था, हमने सड़कों की व्यवस्था, और सड़कों की व्यवस्था के बाद में हमने पढ़ा इसमें स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में हमने। स्नानागार के बाद में हमें अन्नागार मिला है। ईंट ये किस प्रकार बनाते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे या पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ये है इनकी स्थापत्य कला। ये प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला को समझाइए। तो स्थापत्य कला में आपको इतना ही बताना है। ओके, बाकी चर्चा हम कल करें।